जय श्री कृष्ण प्यारे विद्यार्थियों, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पार्टिकल फिजिक्स में फंडामेंटल इंटरेक्शंस के बारे में जाना था और जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने टेबल में समराइज़ किया था। इस पार्टिकल फिजिक्स के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इनकी होती है और इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, किस बेसिस पे इनको क्लासिफाइड किया और हर ग्रुप में जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनको कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, किन किन प्रॉपर्टीज से। तो पहली है मास, दूसरी प्रॉपर्टी इनकी है स्पिन, इसके बाद चार्ज, पेरिटी और लाइफ टाइम। तो बेसिकली द एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय दीज प्रॉपर्टीज। तो मास की अगर बात करें तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मास एनर्जी यूनिट्स की टर्म में दिया जाता है। पार्टिकल फिजिसिस्ट इनका मास एनर्जी यूनिट्स की टर्म में देते हैं। इन जनरल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो मास जो है बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल में अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एनर्जी यूनिट्स में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ओके, और इसी तरीके से टाउन है, टाउन का मास 1784 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के आसपास होता है। पायोन्स की बात करें तो पाई प्लस माइनस का मास 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, पाई नोट का मास 134 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। पाई प्लस माइनस और पाई जीरो, पाई प्लस माइनस का मास दोनों, पाई प्लस और पाई माइनस दोनों का मास लगभग सेम होता है, बट पाई जीरो का मास पाई प्लस माइनस के मास से स्लाइटली कम होता है। तो इसकी वजह से कुछ इफेक्ट्स आएंगे, उनको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में देखेंगे कि कौन से रिजल्ट्स इनके मास के द्वारा अफेक्ट होते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें म्यूऑन्स की तो म्यूऑन का जो मास है वो 200 टाइम्स, लगभग 200 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो इसका मास लगभग 106 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो इसी तरीके से अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, बेरियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स की अगर बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास 937.6 या 938.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, इस रेंज का होता है। जबकि प्रोटॉन का मास 936.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, इस ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन, इनका मास लगभग बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा बहुत
कम होता है। इसी तरीके से जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनका सबका मास होता है। कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनका मास बहुत कम होता है, जैसे न्यूट्रिनोज के मास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरली फिजिसिस्ट ये मास लेस पार्टिकल बताते हैं न्यूट्रिनोज को, लेकिन रिसेंट एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि इनका मास होता है लेकिन बहुत कम होता है। न्यूट्रिनोज का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से भी बहुत कम होता है और उसका ऑर्डर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऑर्डर्स का होता है। 15 से 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के आसपास न्यूट्रिनोज का मास डिटेक्ट किया गया एक्सपेरिमेंट से। ओके, तो इस तरीके से जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनका कुछ न कुछ मास होगा। इसके बाद स्पिन की बात करें तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो स्पिन है या तो इंटीजर स्पिन होगी या फिर 1/2, 3/2 इस तरीके से हाफ इंटीजर। तो जो इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स होंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स उनको बोसॉन्स बोलते हैं, बोसोनिक पार्टिकल्स होंगे। और जिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्पिन 1/2, 3/2 इस तरीके से हो तो उनको हम फर्मियोनिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलेंगे। तो दो तरीके के स्पिन के बेसिस पे पार्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बोसोन और फर्मियोन्स। ओके, तो ये सारी चीजें तुम नोट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम चार्ज की बात करें तो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है और कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे जिन पे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे, कोई चार्ज उन पे नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउऑन, पाई माइनस, कैस्केड माइनस, इस तरीके के पार्टिकल्स हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज है। और कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे हम बात करें पाई प्लस, के प्लस, कायोन, पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। बट इन सब पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जैसे पाई जीरो, न्यूट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज में हम प्रोटॉन को भी लेते हैं, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। इसी के साथ अगर हम बात करें लैम्डा नोट, पाई नोट मैंने लिख दिया। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स, न्यूट्रिनोज, ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, उन पे चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें पेरिटी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है पेरिटी। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, इनकी साइज पे इसका वेवलेंथ डोमिनेट करता है, इसलिए ये पार्टिकल्स क्वांटम पार्टिकल्स हैं। और क्वांटम पार्टिकल्स को जो ऑब्जेक्ट है वो उसके वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है उसको वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है। तो जो वेव फंक्शन होगा किसी भी पार्टिकल का, वो वेव फंक्शन की पेरिटी डेफिनेट होगी। कोई भी वेव फंक्शन है उसकी पेरिटी डेफिनेट होगी। तो ऑब्जेक्ट है उसको डेफिनेट पेरिटी असाइन होगी, या तो पेरिटी इवन होगी या तो पेरिटी ओड होगी।
तो जो वेव फंक्शन होगा वो फंक्शन स्पेस का और टाइम का होगा, और स्पेस का जो फंक्शन होगा वो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेव फंक्शन देखें तो फंक्शन XYZ का होगा, और अगर XYZ का फंक्शन है और उसकी पेरिटी डेफिनेट है तो फंक्शन ऑफ XYZ तो कोई पार्टिकल है, अगर हम देखें तो ये अपनी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यहां पे अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट XYZ है तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे f ऑफ XYZ होगी। अगर हम इस पॉइंट का जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में पॉइंट लें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -x -y -z। तो उस फंक्शन को के अंदर x को -x से रिप्लेस करें, y को -y से रिप्लेस करें और z को -z से रिप्लेस करें तो हमें क्या मिलेगा, इफ f ऑफ -x -y -z, x को -x से रिप्लेस कर दिया, y को -y से रिप्लेस कर दिया और z को -z से रिप्लेस कर दिया, और तुम्हें सेम चीज मिल जाए f ऑफ XYZ, तब हम कहेंगे कि उसकी पेरिटी जो होगी वो कैसी होगी, इवन पेरिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इवन पेरिटी। और अगर f ऑफ XYZ इज रिप्लेस्ड बाई -x -y -z और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास ऐसे आ जाए माइनस ऑफ f ऑफ XYZ, तो जो वेव फंक्शन होगा पार्टिकल का वो वेव फंक्शन या तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा या फिर ये प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर ये वाली प्रॉपर्टी शो करता है तो उसकी पेरिटी होगी वो कैसी होगी, इवन पेरिटी, और अगर ये प्रॉपर्टी शो करता है तो पेरिटी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, ओड पेरिटी। ऐसे पार्टिकल को ओड पेरिटी असाइन होगी। ओके, तो ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम बात करें तब है। अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो वेव फंक्शन किसका फंक्शन होगा, आर, थीटा और फाई का। एफ विल बी फंक्शन ऑफ आर, थीटा एंड फाई, जहां पे आर क्या है, आर अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली डिस्टेंस होगी वो आर होगी। ओके, तो डिस्टेंस ये आर की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन पे है तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, और ओरिजिन से दूर कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है इनफाइनाइट तक, तो इसकी लिमिट जो आर है इसकी लिमिट होती है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। इसके बाद अगर थीटा की बात करें तो तुम्हारे पास स्पेस में कोई भी पॉइंट है, उसको ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन आर, और इस लाइन का ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के साथ बनाया गया मिनिमम एंगल जो होगा वो होगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू फिक्स होगी। और इसके बाद अगर हम फाई की बात करें किसी भी पॉइंट के लिए तो फाई क्या होगा, ये जो आर है इसका प्रोजेक्शन अगर हम ले एक्स वाई प्लेन में तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और इस आर का प्रोजेक्शन अगर एक्स वाई प्लेन में लेंगे तो ये प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, और इस प्रोजेक्शन का एक्स एक्सिस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ एंगल वो होगा फाई। तो यहां पे तुम्हारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, आर, थीटा और फाई। अगर हम पेरिटी देखें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर वेव फंक्शन दिया हुआ है किसी भी क्वांटम पार्टिकल का और उसकी पेरिटी हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, वही काम हमें करना है। पॉइंट तुम्हारे पास अगर यहाँ पे है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर, थीटा, फाई है तो इस पॉइंट का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट होगा वो यहां होगा। तब आर किससे रिप्लेस होगा, जैसे मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की थी तब यहां पे पॉइंट था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड, ऐसे एक्स वाई जेड, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पे अगर पॉइंट लें तो x की जगह क्या हो जाएगा, -x। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की जगह -x, y की जगह -y और z की जगह, यहाँ पे ये पॉइंट z पॉजिटिव है, z नेगेटिव होगा। यहाँ पे x की वैल्यू
इधर इस पॉइंट पे पॉजिटिव है x की वैल्यू और इधर नेगेटिव हो जाएगी x की वैल्यू अपोजिट इस डायरेक्शन में, और y की वैल्यू इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव होगी। तो x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स, y इज रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई और z इज रिप्लेस्ड बाय माइनस जेड। यही काम हमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना है। तो ये अपनी x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है। यहाँ पे तुम्हारे पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, r, थीटा और फाई। r क्या है, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली डिस्टेंस, ये r है, और इस r का z एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल क्या है, थीटा, और फिर इस r का xy प्लेन में जो प्रोजेक्शन लिया हुआ है, इस प्रोजेक्शन का x एक्सिस के साथ बना हुआ काउंटर क्लॉकवाइज एंगल जो है वो क्या होगा, फाई। तो 3 कोऑर्डिनेट अपने पास है। अब अगर मैंने इस पॉइंट को रिवर्ट कर दिया, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ले गए, तो या ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस r, डिस्टेंस हम कह रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही दूरी पे ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, r। तो r को तुम्हें रिप्लेस नहीं करना होगा, r विल रिमेन्स r। ठीक है, इसके बाद पॉइंट यहाँ पे है ऐसे, r की वैल्यू r है। अब इस पॉइंट के लिए देखो यहां पे तुम्हारे पास ये थीटा था, अब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गए ऐसे। अब ये लाइन तुम्हारे पास है, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना होगा, अब देखो जेड एक्सिस के साथ बना गया एंगल थीटा होता है, तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, पाई 180 डिग्री, और ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, अगर हम इस पॉइंट पे हैं तब तो ये एंगल दूसरा कोऑर्डिनेट थीटा था, अगर इस पॉइंट पे आ गए तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ओके, तो थीटा को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस थीटा से। अब हम फाई की वैल्यू देखते हैं, तो यहां पे ये पॉइंट था, इसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन में, तो प्रोजेक्शन ऐसे बनेगा, और ये एंगल क्या होगा, फाई। अब अगर ये अपने पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम यहां आए ऐसे, तो ये इसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन में, तो ऐसा आएगा। पहले प्रोजेक्शन कैसा था, ऐसा। अब जिसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बनेगा वो ऐसा बनेगा, पहले ऐसा था, और यहां पे ये एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल कितना था, फाई। अब ये लाइन के साथ इस लाइन का बनाया गया एंगल कितना है, पाई। तो इस एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा, वो होगा पाई प्लस फाई, इतना एंगल होगा। ये वाला एंगल फाई था, ये पाई है, तो पाई प्लस फाई। तो फाई को किससे रिप्लेस करेंगे, पाई प्लस फाई से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पे अगर तुम्हारे पास फंक्शन एफ ऑफ आर, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस फाई, फाई इज रिप्लेस्ड बाई पाई प्लस फाई। अगर ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाए किसके बराबर, एफ ऑफ आर थीटा फाई के बराबर, तब हम कहेंगे कि उस पार्टिकल को जिसका ये वेव फंक्शन है एफ ऑफ आर थीटा फाई, उसको पेरिटी असाइन होगी। वो कैसी होगी, इवन पेरिटी। ओके, और इसी तरीके से अगर एफ ऑफ आर पाई माइनस थीटा पाई प्लस फाई इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ आर थीटा फाई, तब क्या होगा, उस पार्टिकल को जो पेरिटी असाइन होगी वो होगी ओड पेरिटी। तो वेव फंक्शन अगर तुम्हें पता है पार्टिकल का, और कोई भी क्वांटम पार्टिकल है, क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट्स है वो यही है कि कोई भी पार्टिकल, किसी भी क्वांटम ऑब्जेक्ट को उसके वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेव फंक्शन या तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में लिखा जाएगा जो फंक्शन होगा आर थीटा फाई का, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जाएगा जो फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। और अगर हमें फंक्शन एक्स वाई जेड का दिया हुआ है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि उसकी पेरिटी इवन पेरिटी होगी या ओड पेरिटी होगी। ये कंडीशंस हमारे पास है। और अगर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेव फंक्शन दिया है
तो भी हम आसानी से उस पार्टिकल की पेरिटी असाइन कर सकते हैं। या तो पार्टिकल की पेरिटी इवन होगी या तो पार्टिकल की पेरिटी ओड होगी, ये डेफिनेट है। कोई भी क्वांटम पार्टिकल है उसकी डेफिनेट पेरिटी होना बहुत ज़रूरी है। यही क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट भी है। ओके, तो पेरिटी की बात हम कर रहे थे। अगर ये पेरिटी जो है वो डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम से भी रिलेटेड होती है, और एंगुलर मोमेंटम से ऑर्बिटल पेरिटी किसी भी पार्टिकल की निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें एंगुलर मोमेंटम एजीमुथल क्वांटम नंबर पता है, एल की वैल्यू तुम्हें पता है, तो -1 की पावर एल ये तुम्हें देगा पेरिटी। अगर एल तुम्हें पता है तो उससे तुम्हें पेरिटी पता चल जाएगी। अगर एल की वैल्यू, इफ एल इज ओड देन ऑर्बिटल पेरिटी विल बी odd, and if L is even, then orbital parity will be even। और जो टोटल पेरिटी होगी पार्टिकल की, टोटल पेरिटी वो होगी इंट्रिंसिक पेरिटी मल्टीप्लाई बाई ऑर्बिटल पेरिटी। ओके, और पेरिटी के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि ऑर्बिटल पेरिटी, सॉरी, पेरिटी की बात हम कर रहे हैं, तो पेरिटी की एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि पेरिटी मल्टीप्लिकेटिव होती है। अगर तुम्हें टोटल कोई रिएक्शन दी हुई होगी और उसमें अलग अलग पार्टिकल्स है, पहले की पेरिटी पता है, दूसरे की पेरिटी पता है। सपोज ये रिएक्शन है A + B = C + D, तो अगर इसकी पेरिटी पता है, इसकी पेरिटी पता है, तो लेफ्ट हैंड साइड की टोटल पेरिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उन दोनों पेरिटीज का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि पेरिटी की वैल्यू या तो -1 होगी या तो +1 होगी, उनका एडिशन नहीं हो सकता। तो पेरिटी इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है, पेरिटी इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। हम आगे कंजर्वेशन लॉज भी पढ़ेंगे जिसमें पेरिटी कंजर्वेशन लॉ आएगा। तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर तुम्हें पेरिटी चेक करना है कंजर्व है या नहीं है, तो उस केस में पेरिटी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करने के लिए पेरिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि एडिशन करेंगे। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें फर्मियोन्स की, तो नेचर में जो भी पार्टिकल्स हैं उसके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। तो फर्मियोन्स और एंटी फर्मियोन्स, अगर कोई जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फर्मियोन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन हाफ होती है, तो ये फर्मियोन पार्टिकल्स है। और फर्मियोन्स की और एंटी फर्मियोन्स की पेरिटी अपोजिट होती है। अपोजिट होने का मतलब, अगर इलेक्ट्रॉन की पेरिटी इवन है तो पॉजिट्रॉन इसका एंटी पार्टिकल है, उसकी पेरिटी क्या होगी, ओड होगी। तो फर्मियोन्स एंड एंटी फर्मियोन्स हैव अपोजिट पेरिटी। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी ध्यान रखना, फर्मियोन्स एंड एंटी फर्मियोन्स हैज अपोजिट पेरिटी। ओके,
और इसमें एक और चीज ध्यान रखना, अगर हम बोसॉन पार्टिकल्स की बात करें तो बोसॉन्स एंड एंटी बोसॉन्स हैव सेम पेरिटी। एंटी बोसॉन्स हैव सेम पेरिटी। ओके, तो फर्मियोन्स और एंटी फर्मियोन्स की पेरिटी अपोजिट होगी, जबकि बोसॉन्स और एंटी बोसॉन्स पार्टिकल्स की पेरिटी सेम होगी। अब अगर हम बात करें कि इंट्रिंसिक स्पिन की, तो बोसॉन पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक स्पिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बोसॉन पार्टिकल्स की जो स्पिन होती है एस की वैल्यू वो इंटीजर होती है, इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स है। तो फॉर बोसॉन्स इंट्रिंसिक स्पिन is given by -1 की पावर s। -1 की पावर s से स्पिन इंट्रिंसिक स्पिन कैलकुलेट की जा सकती है बोसॉन पार्टिकल्स की। और फर्मियोन्स में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर असाइन्ड एज इवन पेरिटी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको हमें ध्यान में रखना है। अब अगर हम देखें, अगर कोई पार्टिकल है जिसकी स्पिन बोसॉन पार्टिकल्स है और उसकी स्पिन क्या है 0, तो इसकी इंट्रिंसिक पेरिटी क्या होगी? इंट्रिंसिक पेरिटी, अगर इंट्रिंसिक पेरिटी इसकी -1 की पावर 0, तो क्या वैल्यू आएगी 1 +1, यानी इवन पेरिटी इसकी होगी इंट्रिंसिक पेरिटी अगर स्पिन 0 है तो। और अगर इसकी टोटल पेरिटी की वैल्यू अगर +1 के बराबर आ गई तो ऐसे पार्टिकल को हम कहेंगे स्केलर पार्टिकल। ओके, एक बार फिर से देखो, अगर कोई पार्टिकल बोसॉन पार्टिकल तुम्हारे पास है, उसकी स्पिन 0 है, तो इसकी स्पिन 0 होने की वजह से इंट्रिंसिक पेरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंट्रिंसिक पेरिटी की वैल्यू कितनी आएगी +1। और अगर इसकी टोटल पेरिटी की वैल्यू भी +1 आए, टोटल पेरिटी क्या होती है? इंट्रिंसिक पेरिटी प्लस इनटू ऑर्बिटल पेरिटी, तो ऑर्बिटल पेरिटी की वैल्यू भी +1 है, इंट्रिंसिक पेरिटी की वैल्यू भी +1 है, तो टोटल पेरिटी क्या होगी? +1 मल्टीप्लाई बाई +1 इज +1। तो ऐसे पार्टिकल को हम कहेंगे स्केलर पार्टिकल। क्या कहेंगे? स्केलर पार्टिकल। इसके बाद अगर स्केलर पार्टिकल s = 0 और इंट्रिंसिक पेरिटी की वैल्यू वापस कितनी आएगी? +1। और अगर टोटल पेरिटी की वैल्यू -1 आ जाए, और टोटल पेरिटी -1 कब आएगी? जब ऐसे पार्टिकल की ऑर्बिटल पेरिटी -1 हो, तो -1 × +1 = -1। अगर टोटल पेरिटी -1 होगी, s की वैल्यू 0 है, तो ऐसे पार्टिकल को हम कहेंगे सूडो स्केलर। ओके, ऐसे ही अगर s = 1 है, s = 1 है, और इंट्रिंसिक पेरिटी अगर कैलकुलेट करें तो -1 की पावर 1 = कितना आएगा? -1। तो इंट्रिंसिक पेरिटी s = 1 वाले बोसॉन की कितनी होगी? -1। और अगर टोटल पेरिटी भी -1 आ जाए, टोटल पेरिटी की वैल्यू कितनी आ जाए? -1 आ जाए। ये कब आएगी? जब ऑर्बिटल पेरिटी की वैल्यू +1 हो। तो ऑर्बिटल पेरिटी इंटू इंट्रिंसिक पेरिटी, -1 × +1 इज -1। तो ऐसे पार्टिकल को हम कहेंगे वेक्टर।
वेक्टर पार्टिकल। ओके, और अगर s इक्वल टू 1 है, इंट्रेंसिक पेरिटी उसकी होगी -1 डेफिनेटली होगी, और अगर टोटल पेरिटी की वैल्यू +1 आ जाए तब तुम्हारे पास जो पार्टिकल होगा उसको हम कहेंगे सूडो वेक्टर। ओके, तो ये सूडो स्केलर, सूडो वेक्टर कौन से पार्टिकल्स होंगे वो पेरिटी पे डिपेंड करेंगे, जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें रिलेटेड थी पेरिटी के बारे में। इसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी एलिमेंट्री पार्टिकल की देखते हैं, वो है लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम बेसिकली कोई भी पार्टिकल अगर अनस्टेबल है तो कुछ टाइम के बाद वो दूसरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका डीके हो जाएगा दूसरे पार्टिकल्स में। तो कितने टाइम के बाद उसका डीके होता है उस टाइम को हम क्या कहेंगे, लाइफ टाइम। तो बेसिकली न्यूट्रॉन जो है ये अनस्टेबल पार्टिकल है फ्री स्पेस में, इसका लाइफ टाइम 16 मिनट्स, एवरेज लाइफ टाइम की बात करें तो 16 मिनट के आसपास इसका एवरेज लाइफ टाइम होता है। न्यूट्रॉन फ्री स्पेस में अगर होता है तो 16 मिनट, लगभग 16 मिनट के बाद में वो प्रोटॉन में उसका डीके हो जाता है, वो पर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें टाउन का लाइफ टाइम लगभग 10⁻⁻16 सेकेंड के आसपास होता है। पायोन का लाइफ टाइम लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड के आसपास होता है। इसी तरीके से म्यून अनस्टेबल पार्टिकल है, म्यून का लाइफ टाइम भी 10⁻⁻6 सेकेंड के आसपास होता है। तो ये पार्टिकल्स हैं, इनका लाइफ टाइम ये कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम टाइम के लिए रह पाते हैं, उसके बहुत जल्दी उनका डीके होता है, उनके क्रिएशन के बाद उनका डीके बहुत जल्दी हो जाता है, लगभग 10⁻23 सेकेंड्स में ही वो उनका डीके हो जाता है। ऐसे पार्टिकल्स को रेजोनेंट पार्टिकल कहते हैं, इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनका लाइफ टाइम इनफाइनाइट होगा, वो पार्टिकल होंगे स्टेबल पार्टिकल। जैसे अगर हम फ्री स्पेस में बात करें तो प्रोटॉन स्टेबल पार्टिकल है फ्री स्पेस में, उसका डीके नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी एक स्टेबल पार्टिकल है, इन दोनों का लाइफ टाइम इनफाइनाइट होता है, इनका डीके किसी और पार्टिकल्स में नहीं होता। तो ये फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं हम। प्रोटॉन बेसिकली न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर हो तब, तो वहाँ पे ये फ्री स्पेस में नहीं होता, वहाँ पे न्यूक्लियर इंटरेक्शन के इफेक्ट, न्यूक्लियर पोटेंशियल के इफेक्ट में वो रहेगा। तो फील्ड की प्रेजेंस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन फ्री स्पेस में अगर हम बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसकी स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से लाइफ टाइम किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करें तो अगर वो शॉर्ट लिव्ड है या फिर जिसका लाइफ टाइम जितना ज़्यादा होगा, एवरेज लाइफ टाइम जिस पार्टिकल का जितना ज़्यादा होगा वो उतना उनकी जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, उतने ही टाइम के लिए वो रहेगा, उसके बाद उसका डीके होगा। और जो पार्टिकल स्टेबल, हाईली स्टेबल है, तो उनका लाइफ टाइम होगा वो इनफाइनाइट होगा।
ओके, तो इसके बाद हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशंस ऐसे थे जिसमें उस क्लासिफिकेशन में जिस ग्रुप में जो पार्टिकल्स आ रहे थे उन सारे पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टी तो मैच हो रही थी और कुछ प्रॉपर्टी दूसरे ग्रुप के पार्टिकल से मैच हो रही थी, तो ये क्लासिफिकेशन सही नहीं माने गए। हमें क्लासिफिकेशन इस तरीके से करना है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, सो दैट जिस ग्रुप में जो पार्टिकल्स आए उनकी लगभग सारी प्रॉपर्टीज सेम हो। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ वो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। तो स्पिन के बेस पे इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स और हाफ इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स, दो पार्ट में इनको बांटा गया। एक पार्ट जो इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स है वो बोसॉन्स होंगे और जो हाफ इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स थे वो फर्मियोन्स। तो जो स्पिन के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ, तो इधर जो पार्टिकल्स थे इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स कौन कौन से, इनमें तुम्हारे पास मेसॉन्स है, पाई प्लस माइनस, पाई जीरो, के प्लस, के जीरो, इनके एंटी पार्टिकल्स, इसके साथ ही नीटा नोट, लेमदा नोट, सॉरी लेमदा नोट नहीं आएगा, और इधर फर्मियोन्स में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं। ऐसे ही ओमेगा माइनस स्पिन 3/2। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन 1/2, 3/2 इस तरीके से हो, इंटीजर हाफ इंटीजर स्पिन पार्टिकल जिनको फर्मियोन्स नाम दिया गया, उसको इस ग्रुप में रखा गया। और जो इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स हैं उनको इस ग्रुप में रखा गया। लेकिन इस ग्रुप के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, ये वीक इंटरेक्शन को फॉलो करने वाले पार्टिकल्स हैं, जबकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ओमेगा माइनस इस टाइप के पार्टिकल्स ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो करने वाले पार्टिकल्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है। इसके बाद जो दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का किया गया वो ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास। मास के बेसिस पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। लाइट मास पार्टिकल, मीडियम मास पार्टिकल और हेवी मास पार्टिकल। तो ये क्लासिफिकेशन भी कुछ समय तक सही रहा, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, टाउवोन की जब डिस्कवरी हुई थी तो टाउवोन का मास 1784 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर एम टाउ, इसकी वैल्यू 1784 MeV पर सी स्क्वायर, यानी हेवीएस्ट मास पार्टिकल था। और इसका जो यहाँ पे अदर मास हेवी मास पार्टिकल्स थे उनके साथ केवल मास भी मैच नहीं हो रहा था, मास भी उनसे बहुत ज़्यादा था। हेवीएस्ट मास पार्टिकल है एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। और
ये जो मास, इस कैटेगरी में जो अदर पार्टिकल्स थे जैसे ओमेगा माइनस, कैस्केड, कैस्केड प्लस, कैस्केड माइनस, कैस्केड जीरो, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा जीरो, ये इस कैटेगरी में पार्टिकल थे। लेकिन इसकी जो इंट्रैक्शन है, ये वीक इंट्रैक्शन को फॉलो करने वाला पार्टिकल था टाउ-ऑन। जबकि लाइट मास पार्टिकल में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो, इस टाइप के पार्टिकल्स थे। तो इस टाउ-ऑन की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, स्पिन, कौन से इंटरेक्शन को फॉलो करता है, ये सारी चीजें, ये सब इन पार्टिकल्स के साथ, लाइट मास पार्टिकल्स के साथ मैच हो रही थी। तो इसलिए इसको इस ग्रुप में आना चाहिए था। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन भी वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं रहा आफ्टर डिस्कवरी ऑफ टाउ-ऑन। तो इसके बाद जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया गया तो वो जो क्लासिफिकेशन, वैलिड क्लासिफिकेशन है, वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। और वो तुम्हारे लिए इस पार्टिकल फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जो हर किसी को पता होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, किस तरीके से एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाई किया गया। तो थोड़ा सा स्पेस लगेगा इसमें। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनको इंटरेक्शन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के बेसिस पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वो पार्टिकल जो वीक इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं, वो पार्टिकल जो वीक इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं, उनको नाम दिया गया लेप्टॉन। और जो पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं, उनको नाम दिया गया हेड्रॉन्स। ओके, तो लेप्टॉन्स में 3 जनरेशन है, और इसमें फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन में जो पार्टिकल्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, न्यू इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सेकंड जनरेशन में म्यूऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो। और इसके बाद जो थर्ड जनरेशन थी, इसमें तुम्हारे पास टाउ-ऑन और न्यू टाउ न्यूट्रिनो इसको बोलते हैं। और इन पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, फिर म्यूऑन का एंटी पार्टिकल म्यू प्लस और एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यूऑन। इसके बाद थर्ड जनरेशन में टाउ प्लस, टाउ-ऑन का एंटी पार्टिकल और न्यू टाउ एंटी पार्टिकल, एंटी न्यू टाउ। ओके, तो ये तुम्हारे पास जितने भी पार्टिकल्स, ये 12 पार्टिकल्स हैं, वीक इंटरेक्शन को फॉलो करने वाले पार्टिकल्स हैं। इनको हम नाम देते हैं लेप्टॉन। तो इस इंटरेक्शन के बेसिस पे लेप्टॉन्स तुम्हारे पास 12 लेप्टॉन्स हैं, जिसमें से 6 लेप्टॉन होंगे और 6 ही एंटी लेप्टॉन्स इनको हम बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद हेड्रॉन्स जो है
उनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। किसके बेसिस पे? स्पिन के बेसिस पे। तो हेड्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, तो स्पिन के बेसिस पे हेड्रॉन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वे हेड्रॉन्स जिनकी स्पिन इंटीजर स्पिन होती है उनको नाम दिया गया बोसॉन्स। इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स। ठीक है। और 1/2 3/2 इस तरीके की स्पिन हो उनको नाम दिया गया क्या? फर्मियोन्स। और इन बोसॉन पार्टिकल्स को फर्दर नाम दिया गया मेसॉन्स। तो मेसॉन्स भी बेसिकली जो हेड्रॉन्स है वो मल्टीप्लेट्स की फॉर्म में नेचर में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे मेसॉन्स में 3 तरीके की जनरेशन है। यहाँ पे पहले पायोन्स जिसमें पाई प्लस माइनस और पाई जीरो, यानी ये ट्रिपलेट स्टेट में पाया जाता है। पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो, ट्रिपलेट स्टेट। ओके। दूसरी जनरेशन में यहाँ पे है कायोन्स, के प्लस और के जीरो, यानी ये डबलेट स्टेट में पाया जाता है। और तीसरी स्टेट में नीटानोट, ये सिंगलेट स्टेट में पाया जाने वाला पार्टिकल है। तो मेसॉन्स हैं और मेसॉन्स के एंटी पार्टिकल्स भी यहाँ पे होंगे। तो पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई प्लस बार, पाई माइनस बार और पाई जीरो बार, ये इनके एंटी पार्टिकल्स है। के प्लस का एंटी पार्टिकल के माइनस और के जीरो का एंटी पार्टिकल के जीरो बार। और नीटानोट इज सेल्फ कंजुगेट पार्टिकल, यानी इसका एंटी पार्टिकल भी क्या होगा? नीटानोट ही होगा। तो ये तुम्हारे पास बोसॉन्स होंगे। इसके बाद ये फर्मियोन्स जो है, जो हाफ इंटीजर हाफ मल्टीपल स्पिन पार्टिकल्स होंगे, जिनको हम फर्मियोन्स बोलते हैं, इनको फर्दर नाम दिया गया बेरियोन्स। फर्मियोन्स को क्या नाम दिया गया? बेरियोन्स। और इन बेरियोन्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंजनेस। किसके बेसिस पे? स्ट्रेंजनेस के बेसिस पे। तो यहां पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंजनेस। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट इधर है नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल, और दूसरा पार्ट है यहां पे स्ट्रेंज पार्टिकल। जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं इनको नाम दिया गया हाइपरोन्स। और जो नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल्स है इनको नाम दिया गया न्यूक्लियॉन्स। और ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये भी डबलेट स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन है इसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जबकि हाइपरोन्स हैं यहां पे ये भी मल्टीप्लेट्स में पाए जाएंगे। इनमें तुम्हारे पास पहले है सिग्माज। तो सिग्मा प्लस माइनस और सिग्मा जीरो, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस और सिग्मा जीरो ट्रिपलेट स्टेट में पाया जाएगा। इसके बाद कैस्केड, तो कैस्केड जीरो और कैस्केड माइनस।
डबलेट स्टेट में पाया जाएगा। इसके बाद लैम्डा नोट सिंगलेट स्टेट में पाया जाएगा, और लास्ट यहाँ पे है ओमेगा माइनस, जो भी सिंगलेट स्टेट में पाया जाएगा। और इसके साथ ही इनके एंटी पार्टिकल्स, तो एंटी पार्टिकल सिग्मा प्लस का क्या होगा, सिग्मा प्लस बार, सिग्मा माइनस बार और सिग्मा जीरो बार, कैस्केड जीरो बार, कैस्केड प्लस। लैम्डा नोट का एंटी पार्टिकल क्या होगा, लैम्डा नोट ही होगा, सेल्फ कंजुगेट पार्टिकल है। और ओमेगा माइनस का एंटी पार्टिकल होगा ओमेगा प्लस। तो ये तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वो एलिमेंट्री पार्टिकल जो वीक इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं उनको नाम दिया गया लेप्टॉन्स, और वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं उनको नाम दिया गया हेड्रॉन्स। तो लेप्टॉन्स तुम्हारे पास तीन जनरेशन में है। फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, सेकेंड जनरेशन में म्यूऑन और म्यू न्यूट्रिनो, और थर्ड जनरेशन में टाउऑन और टाउ न्यूट्रिनो। और इसके साथ ही इनके एंटी पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यूऑन, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ टाउऑन, म्यू प्लस और टाउ प्लस। ये तुम्हारे पास वीक इंटरेक्शन को फॉलो करने वाले पार्टिकल्स हैं जिनको हमने लेप्टॉन्स नाम दिया। इसके बाद स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो करने वाले पार्टिकल्स को नाम दिया गया हेड्रॉन्स, और इन हेड्रॉन्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। तो जो इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स है उनको नाम दिया गया बोसॉन्स, और बोसॉन्स को फर्दर मेसॉन्स कहा गया। और ये मेसॉन्स में तुम्हारे पास पायोन्स, कायोन्स और नीटा। तो पायोन्स तुम्हारे पास है वो ट्रिपलेट स्टेट में होंगे, कायोन्स डबलेट स्टेट में होंगे और नीटा नोट सिंगलेट स्टेट में होगा। जनरली जो नेचर में पाए जाने वाले हेड्रॉन्स हैं वो मल्टीप्लेट्स की फॉर्म में होते हैं। तो पायोन्स ट्रिपलेट, कायोन्स डबलेट और नीटा नोट सिंगलेट स्टेट में है। इनके एंटी पार्टिकल्स यहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद जो हेड्रॉन्स जिनकी स्पिन 1/2, 3/2 यानी फ्रैक्शन स्पिन पार्टिकल्स हैं उनको नाम दिया गया फर्मियोन्स, और फर्मियोन्स को फर्दर बेरियोन्स कहा गया। तो इन बेरियोन्स को फिर से स्ट्रेंजनेस के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले वाले पार्ट में नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल होंगे और दूसरे वाले पार्ट में स्ट्रेंज पार्टिकल होंगे। ये स्ट्रेंजनेस क्या है इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट जो नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है उनको नाम दिया गया न्यूक्लियॉन्स। और उनमें कौन कौन से पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कौन सी स्टेट में होंगे, डबलेट स्टेट में होंगे। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन माइनस, पी माइनस कह सकते हैं, और न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल न्यूट्रॉन बार, एन बार। और ऐसे ही तुम्हारे पास यहाँ पे जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं उनको नाम दिया गया हाइपरॉन्स, और हाइपरॉन्स में तुम्हारे पास सिग्माज हैं, कैस्केड है, लैम्डा नोट और ओमेगा माइनस। सिग्मास ट्रिपलेट स्टेट में होंगे, कैस्केड डबलेट स्टेट में होंगे, लैम्डा नोट सिंगलेट स्टेट में होगा और ओमेगा माइनस भी सिंगलेट स्टेट में होगा, और इनके एंटी पार्टिकल्स। तो ये टेबल तुम्हें ध्यान में रखनी है। इस टेबल की प्रॉपर्टीज क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, मैंने तुम्हें बताया था ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन सब एटॉमिक वर्ड में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन सब एटॉमिक वर्ड में सिग्निफिकेंस रखता है। तो ये पार्टिकल्स जो लेप्टॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। हेड्रॉन्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लेप्टॉन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो नहीं करते और हेड्रॉन्स वीक इंटरेक्शन को फॉलो नहीं करते। तो यहां पे जो ये टेबल है, इस टेबल में अगर हम
इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जाएं, इधर से इधर जाएं, तो जो पार्टिकल्स हैं उनका मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पायोन्स का मास मैंने लिखा था पाई प्लस माइनस और पाई जीरो। तो पाई प्लस माइनस का जो मास है वो लगभग 134 MeV के आस MeV पर सी स्क्वायर एनर्जी यूनिट्स में हमने लिखा था, और पाई जीरो का जो मास होगा वो 140 MeV पर सी स्क्वायर के आसपास होगा। तो इधर से इधर जाएंगे तो मास इंक्रीज होगा। प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से कम होगा। बस यहाँ पे केवल एक एक्सेप्शन है, वो है टाउ-वन, मास ऑफ टाउ-वन। टाउ-वन का मास इस टेबल में जितने भी पार्टिकल्स तुम्हें दिख रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा होगा, 1784 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल एक एक्सेप्शन तुम्हारे पास है, इसके अलावा हम इधर से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मास इंक्रीज होगा। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो को पार्टिकल फिजिसिस्ट जो रिसेंट एक्सपेरिमेंट है इसमें न्यूट्रिनो का मास डिटेक्ट किया गया है। अगर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से अगर हम रिजल्ट देखें तो हम डिस्कस करेंगे जब हम बीटा डीके पढ़ेंगे तब न्यूट्रिनो के मास के बारे में। तो न्यूट्रिनो हैव सम मास, और इसकी जो रेंज है मैंने तुम्हें बताई थी, इलेक्ट्रॉन के मास से भी बहुत कम मास इसका होता है, और इसकी जो रेंज है वो 15 से लेके 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के आसपास होती है। तो हमने मास के बारे में बात कर ली। इसके बाद हम बात करें स्पिन के बारे में। तो ये जो लेप्टॉन्स हैं इन सब की स्पिन हाफ होती है, बहुत ध्यान से समझे। लेप्टॉन्स की सबकी स्पिन कितनी होती है? हाफ। और ये जो बेरियॉन्स हैं, मैंने फर्मियॉन्स बताए, इन सब की स्पिन भी हाफ होती है, केवल ओमेगा माइनस को छोड़ के। इसके अलावा जितने भी पार्टिकल यहाँ पे है बेरियॉन्स में, जितने भी बेरियॉन्स हैं, केवल ओमेगा माइनस की स्पिन 3/2 यहाँ पे है, बाकी सारे के सारे बेरियॉन्स की स्पिन कितनी है? 1/2। और मेसोन्स हैं, इन सारे मेसोन्स की स्पिन कितनी? 0। तो ये सारे के सारे स्पिन 0 पार्टिकल्स हैं। तो अब तुम्हें इस टेबल में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी स्पिन्स पता चल चुकी है। ओके, हाँ भाई। तो ये जो इस कॉर्नर में जो एंटी पार्टिकल्स मैंने लिखे हैं हाइपरॉन्स के, उनको एक बार फिर से देख लो, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो जो सिग्माज हैं, इन सिग्माज के एंटी पार्टिकल्स होंगे सिग्मा प्लस बार, सिग्मा माइनस बार और सिग्मा 0 बार। फिर कैस्केड के जो एंटी पार्टिकल्स हैं वो कैस्केड 0 बार और कैस्केड प्लस। इसके बाद लैम्डा नोट मैंने तुम्हें बताया था सेल्फ कंजुगेट पार्टिकल है, और ओमेगा माइनस का एंटी पार्टिकल ओमेगा प्लस। तो इस तरीके से एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन पूरा होता है। ये टेबल हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। इसी के बेसिस पे हमारी जो पार्टिकल फिजिक्स से जो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे उनको तुम आसानी से सोल्व कर पाओगे। ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें तुम्हें बताई है। मास जैसे हमने मास डिस्कस किया था, तो मास में मैंने कुछ पार्टिकल्स का मास लिखा था। तो इलेक्ट्रॉन, टाउ-वन, कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे हैं। टाउ-वन का मास ध्यान इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि ये हेवीएस्ट मास पार्टिकल है इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, और इलेक्ट्रॉन के मास की तो बार बार में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को ध्यान में रखना। इसके अलावा किसी भी पार्टिकल का मास तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना पता रखना है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पार्टिकल्स का मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसी तरीके से ये
बनाया हुआ है। दूसरा यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बताई है कि स्पिन का तुम्हें ध्यान नहीं रखना। स्पिन मैंने तुम्हें बता दिया, सारे के सारे लेप्टॉन्स और एंटी लेप्टॉन्स है उनकी स्पिन कितनी 1/2। जितने भी बेरियंस है उन सब की स्पिन 1/2 है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है ओमेगा माइनस, और जितने भी मेसॉन्स है उनकी स्पिन कितनी 0। तो ये स्पिन 0 पार्टिकल्स हैं। ओके, तो ये टेबल मैं आशा करता हूं कि सब लोग ध्यान में रखेंगे और इसको कैसे यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।